हेलो बच्चों। अभी हाल फिलहाल में क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर हुआ, सीबीएसई बोर्ड का। और काफी सुनने में आया कि ये पेपर टफ था। कैसा था? तो मैं सेट देख रहा था, कई बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे। तो ऐसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो मुझे लगा आज मुझे सोल्यूशन बना देना चाहिए। लेट इसलिए किया क्योंकि बाकी आप लोगों के एग्जाम चल रहे थे, जिनकी वजह से अगर मैं बीच में डालता तो शायद तुम्हारे दूसरे एग्जाम खराब हो सकते थे कि अरे सर मेरे ये एमसीक्यू सही है, ये गलत है, या ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इसलिए जब आपके पीसीएम के सारे एग्जाम ओवर हो गए तो मैंने सोचा आप पेपर का सोल्यूशन मैं बना दूं। 3 सेट थे। तो जो कई बच्चे भी कह रहे थे और मुझे लगा भी कि सेट 3 थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा। तो मैंने सोचा मैं सेट 3 की ही आपको सोल्यूशन बताऊं। तो मैं पेपर का सेट 3 खोल रहा हूं आपके सामने। ये सेट 3 है। तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं जिससे अच्छे से आपको दिखे। हाँ, अब और अच्छे से दिख रहा होगा। तो सेट 3 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट तक देखना। टू द पॉइंट एक एक चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एमसीक्यूज हैं। तो एमसीक्यूज 1 to 16 और क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। देखा जाए तो 24 मार्क्स के हमारे पास 1 मार्कर है, 2 मार्कर, 3 मार्कर। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अगर मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा तो बेटा आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और तुम्हें देखने में भी बोरिंग लगेगी। तो मैं एमसीक्यू सीधे सीधे सॉल्यूशन बताता चलूंगा, मीन आंसर। अगर एमसीक्यू के आंसर डिस्कस करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is kept in a uniform electric field E. The amount of work done to rotate it from the position of stable equilibrium to that unstable equilibrium. ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 0, 180 ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 करते तो इसका आंसर सीधा सीधा आता 2p। ये है 2pe इसका आंसर। तो 2pe कहाँ पे है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ए, 2pe। मार्क करते चलना, ए ऑप्शन बनेगा। ये भाई पेन क्यों नहीं चल रहा इसका? ये। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ चार्ज डेंसिटी लैम्डा is kept along y axis in xy plane. Coulomb force on a point charge q at a px, 0 x, 0 पे आपसे पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, दोनों चार्जेस सेम से थे तो रिपल्सिव फोर्स होगा q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। इसका बी ऑप्शन सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद ही ऑप्शंस आपको बता। तो जिसका भी सॉल्यूशन या जो पॉइंट समझ ना आए, आप लोग एक काम करना, कमेंट में डाल देना। तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आपको बता दूं। ठीक है, अभी तो एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन जब वो प्रोपेगेट करते हैं तो उसका फेज सेम हो जाता है। सेम फेज हो जाने की वजह से इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? फेज डिफरेंस हो जाएगा 0। तो थर्ड का ए मैच कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, as the wavelength of spectral lines decreases, they appear equally spaced and equally intense, further apart and stronger intensity, closer together and stronger intensity, closer together and weaker in intensity. देखो, जब आप बामर सीरीज पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, तो आप ये देखते हो क्लोजर रहती है और धीरे धीरे इंटेंसिटी वीक होती चली जाती है। तो इस पे अगर मैं नियरेस्ट ऑप्शन मैच करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट बन जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी kept at a distance r carry current I in opposite direction. A third identical conductor C kept at a distance r by 3 from A, current carrying I1 in the same direction as in A. The net magnetic force of unit length. देखिए इसमें नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालना था, 5 या 11 समथिंग आ रहा था। तो इसके चारों ऑप्शन में कोई मैच नहीं। बात को ध्यान से सुन लीजिए।
फिफ्थ क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके चारों ऑप्शन में कोई मैच नहीं करता। तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और अगर कोई भी ऑप्शन लगा के आ तो हो सकता है आपको मार्क मिल जाए, क्योंकि इस सिचुएशन में जब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता तो बच्चे को मार्क अवॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको इसमें फुल मार्क मिलेगा। कंडीशन एक होगी, आप क्वेश्चन नंबर डाल के आए हो या कोई भी ऑप्शन ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। A coil of n tons is placed in a magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of the coil. B changes with time as B equal B naught cos 2 pi by t into small t, where t is time p, the magnitude of EMF induced. यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन में भी जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं करता। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरीके है, इसमें भी फुल मार्क्स अवॉर्ड होगा अगर आप क्वेश्चन लिख के आए हैं या अटेम्प्ट करके आए हैं तो। ठीक है, तो इसका भी सिचुएशन में जब आपने सॉल्व भी किया होगा तो कोई मैच नहीं करता। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r carries a current I, another circular loop B of radius r equal r by 20 is placed concentrically in plane of A. The magnetic flux linked with the loop B is proportional to, सिंपल r के प्रोपोर्शनल होगा सीधा, तो इसका A ऑप्शन मीन R बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, a galvanometer of resistance 100 ohm is converted into an ammeter of range 0 to 1 ampere. Using the resistance of 0.1 ohm, the ammeter will show full scale deflection of current about. अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन या सीधा कन्वर्जन का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको 1 मिली एम्पियर सोल्यूशन मिलता है, तो इसका ऑप्शन बी मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। The RMS value of current given by I equal I1 cos omega t plus I2 sin omega t. RMS वैल्यू है sin omega t cos omega t, एवरेज वैल्यू √2 और ऊपर अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो अगर ये ऑप्शन देखता हूं तो मुझे ऑप्शन सी मैच करता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा था क्वांटम नेचर ऑफ लाइट इन द ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एज। तो क्वांटम नेचर क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी की बात करता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे एमिशन पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्वांटम नेचर तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही माना जाएगा। देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बिलो व्हिच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, मीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात जब करता है तो क्वांटम नेचर की ही बात करता है। तो यहाँ पे 10th का ए ऑप्शन मैच किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 क्या कह रहा है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी निगेटिव होती है और कम होती है, तो ऑप्शन ए मैच करेगा। 12th, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरीज विद n। रेडियस पढ़ते हो तो आप पढ़ते थे n स्क्वायर इंटू 0.5 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन एटम के लिए n स्क्वायर बाई जेड, तो n के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो n का स्क्वायर कौन सा आएगा, सी पार्ट, तो 12th का सी मैच करेगा। चलिए असर्जन रीजन में आते हैं। असर्जन रीजन थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कई बार तो सीधा सीधा मिल जाता है, कई बार घुमाता है क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, when electrons drift in a conductor it does not mean that all free electron in the conductor are moving in the same direction। कह रहा है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है कंडक्टर में तो कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जितने कंडक्टर सब सेम डायरेक्शन में चले। बात तो सही कह रहा है, ड्रिफ्टिंग में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। क्यों, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है, पहले तो जब ड्रिफ्ट नहीं होते हैं तो रैंडमली इधर उधर चलते रहते हैं, और जब एक्सटर्नल सोर्स लगाते हो तो ड्रिफ्ट होते तो वो इनके तेज ज्यादा हो जाती है, तो रैंडम वाले को हम कंसीडर नहीं करते। तो बिल्कुल सही बात लिखी है भाई, असर्जन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका ए पार्ट, असर्जन रीजन दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्या कह रहा है, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, light energy reduces in one region producing a dark fringe, it increases in another region and produce a bright fringe। बिल्कुल सही बात लिखी है।
यही तो होता है ना, डार्क फ्रिंज में एनर्जी कम हो जाती है और ब्राइट में बढ़ जाती है। अब रीजन क्या कह रहा है, दिस हैपेंस बिकॉज एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। ये गलत है, एनर्जी कंजर्व रहती है इंटरफेरेंस। इसमें असर्शन सही है, रीजन गलत है, मीन सी पार्ट इसका मैच किया। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस is positive for metal and negative for p type semiconductor। बिल्कुल सही है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव और मेटल के लिए पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो रीजन क्या कह रहा है, द चार्ज कैरियर इन मेटल आर नेगेटिवली चार्ज्ड whereas the majority charge carrier in p type semiconductor are positively charged। बातें सही लिखी हैं लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका बी ऑप्शन माना जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। 16 नंबर क्या कह रहा है आपसे, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक when it is irradiated by yellow light। Electrons are ejected from the surface of zinc when it is irradiated by yellow light। नहीं नहीं, पोटेंशियल वगैरह भी लगता है, तो इसका पहला पार्ट ही गलत है। दूसरा पढ़ के देख लेते हैं। एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ येलो लाइट इज मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ जिंक। अगर वो ज्यादा होती तो पहले वाला ही सही नहीं होता, तो दोनों गलत है, इसकी वजह से इसका हम डी मार्क करें। तो होपफुली आपके एमसीक्यू असेसमेंट रीजन क्लियर हो गए होंगे। यार पेन चल जाता है थोड़ा, क्या करें। 16 नंबर तक आपका क्लियर हो गया होगा, 1 to 16 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी। कई बच्चों का फीडबैक था कि सेक्शन बी सेक्शन सी थोड़ा सा टिपिकल है, तो लेकिन इतना नहीं है कि आपको आता ना हो। कराए गए क्वेश्चंस रहे हैं, आपको आते होंगे थोड़े बहुत। बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पानी पी लें, थोड़ा सा पानी पिलाओ यार, ऐसी है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन 670। An air bubble is trapped at a point B, Cb equal 20 cm in a glass sphere of radius 40 cm and refractive index 1.5 as shown in figure. Find the nature and position of the image of the bubble as seen by an observer। देखो, ऑब्जर्वर को दिखेगा बबल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फॉर्मूला पढ़ते हो म्यू टू अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल म्यू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये कब है, जब रेयर टू डेंसर जाते हो, और जब डेंसर टू रेयर जाते हो तो ये उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इक्वल म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर, है ना। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये कुछ चल नहीं रहा है, पेन कैलिब्रेट नहीं हो रहा सही से। हो जाओ भाई, कैलिब्रेशन जरूरी है तुम्हारा। हाँ, तो म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इक्वल म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर हो जाएगा। आर कितना दे रखा है 20, म्यू टू दे रखा है 1.5, म्यू वन 1, यू माइनस 40। आपको नहीं नहीं, रेडियस दे रखी है 40, आर दे रखी है 40, यू माइनस 20, आपको वी चाहिए। तो सीधा फॉर्मूला लगा के आप वी सॉल्व कर लेंगे, और इमेज जो आएगी वो वर्चुअल है, क्योंकि ऑब्जर्वर को बबल से इमेज वर्चुअल दिखती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक की बात समझ में, सीधा फॉर्मूला लगा म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इक्वल म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। सीधी सीधी वैल्यूज रखोगे, फिर आप नेचर लिख के आ जाओगे, आंसर। चलो, इसका जो बी पार्ट आया था वो बहुत इजी क्वेश्चन। बी पार्ट क्या कह रहा है आपसे, नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 1 मीटर। ये क्या दे रखा है, एल। एल कितना दे दिया आपको, 1 मीटर। ठीक है। इफ मैग्निफिकेशन, इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज 19, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। एज पर द क्वेश्चन, पहली बात तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में फॉर्मूला क्या होता था एल का, एल इक्वल होता है एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई, है ना। ये होता है एल, और ये कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है।
ठीक है। अब कैलिब्रेशन गड़बड़ हुआ, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, तब तक मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। और मैग्नीफाइंग पावर कितना दे रखा है, 19। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, एफ ओ अपॉन एफ ई। तो एफ ओ अपॉन एफ ई इक्वल कितना हो गया, 19। और एफ ओ प्लस एफ ई कितना हो गया, 1। सॉल्व करके एफ ओ और एफ ई निकाल लो। कितना आसान क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ पे सब मार्किंग डिस्कस करने नहीं बैठा। वो बोर्ड की तरफ से होता है, वो मार्किंग स्कीम में होता है, वो जैसे होता है वैसे होता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ कि ये होना। एल दे दिया, एफ ओ प्लस एफ इक्वल 1 दे दिया, एफ ओ अपॉन एफ इक्वल 19 दे दिया। सॉल्व करके आपने एफ ओ और एफ निकाल लिया, आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। कह रहे द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन accelerated by potential Vp and Vd respectively. Lambda p by lambda d is 1 by 2. Find Vp and Vd. देखो, पोटेंशियल और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। अब वेवलेंथ इक्वल क्या पढ़ते हो, लेमडा इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2 एम क्यू वी। फॉर्मूला नोट करो। फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, एच अपॉन, मिनट में देखूंगा अगर कैलिब्रेट हो जाए तो पेन पेन सीधा चलता है। पेन नहीं से चल रहा, तो चलो ऐसी बात करते हैं, अभी दूसरा बोर्ड खोलते हैं, दूसरे बोर्ड में चलेगा ये। तो आप फॉर्मूला क्या पढ़ते हो इसका, एच अपॉन अंडर रूट 2 m³ है ना। वैल्यू पुट करो। ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो वैल्यू सीधी सीधी हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब ड्यूट्रॉन आ गया, तो ड्यूट्रॉन क्या होता है फॉर्मूला, 1h2। 1h2 होता है, वैल्यू सीधी आपने रख दी। तो लेमडा इक्वल आपका फॉर्मूला आ जाता है एच अपॉन, चलो यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया। एच अपॉन अंडर रूट 2 m³ पुट करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, प्रोटॉन है और ड्यूट्रॉन है। तो ड्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 1h2। पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, वैल्यू सीधी सीधी। प्रोटॉन में m का m ही रख देंगे, और ड्यूट्रॉन में m की जगह 2m पुट कर देंगे, बस। तो लेमडा p अपॉन लेमडा d आपको कुछ दे रखा है क्वेश्चन में। अगर हम वो क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, लेमडा p अपॉन लेमडा दे रखा है 1/2। वीपी अपॉन वीडी चाहिए, तो वीपी अपॉन वीडी निकालते हो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ये वीपी हो जाएगा, और ड्यूट्रॉन के लिए वीडी कर लोगे, ये 2m³ अपॉन एच अपॉन अंडर रूट 2 × 2m³। डिवाइड करोगे बहुत कुछ कटेगा, 2√2 बचेगा, मतलब अंडर रूट के अंदर उसको स्क्वायर करोगे तो 8 आंसर आपका बन जाएगा, है ना। ये 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो 8, या जिसने उल्टा किया होगा उसका 1/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। A ray of light is incident normally on one face of an equilateral glass prism of refractive index mu. When the prism is completely immersed in a transparent medium, it is observed that the emergent ray just grazes the adjacent face. Find the refractive index of the medium. ठीक है, वो ग्रेजिंग की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ लाइट ऐसे चली होगी, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म में कह रहा है, ऐसे चली, ये सीधी गई और ये ग्रेस कर गई।
सीधा फॉर्मूला लगा दो, म्यू इक्वल 1/sin IC। अब ये ए म्यू एम कह लें, क्योंकि म्यू और म्यू एम की टर्म्स में लेना है हमको। साइन IC कितना दे रखा है, साइन 60। ये म्यू बाई म्यू एम हो जाएगा, उल्टा कर दो तो आपको म्यू एम की वैल्यू निकल आएगी, साइन 60 की वैल्यू पुट करो। तो कितना आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसमें बच्चा लैंग्वेज में गड़बड़ करेगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है ना। तो अभी तक तो ज्यादा टफ नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब सॉल्व करते हैं, एग्जाम देने बैठते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ वहां पे 8 बीट्स क्या बनती हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस बाय 25% ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इतना। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। R2 कितना आएगा, R प्लस 25% ऑफ R। ठीक है, R निकाल लिया, सीधा फार्मूला पुट करोगे, R2 इक्वल R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा। डेल्टा टी निकल गया, वहां से T2 निकल गया। सीधा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 की बात करते हैं। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का डायग्राम ड्रॉ करना था। वैसे तो एमीटर को नहीं लगाऊंगी, तो सिंपल पीएन जंक्शन, पी को हायर वोल्टेज से, एन को लोअर वोल्टेज से ड्रॉ कर दो। फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स में उल्टा कर दो, और आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग कई बार ग्राफ पढ़ते हो, एक मैक्स एक्सिस में ऊपर जाता है, दूसरा में नीचे आता है, वो आपको ग्राफ ड्रॉ। तो 21 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता पूरे सेट में। बात करते हैं 22 की। 22 का जो फर्स्ट पार्ट है, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट इट्स SI। पता है आपको, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स प्राइमरी कॉइल करंट की वजह से चेंज होता है, म्यूचुअल इंडक्शन है, उसी की टर्म्स में आप M डिफाइन कर दो। SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड पार्ट इसका डेरिवेशन था, कोएक्सियल सोलेनोइड्स के लिए जो डेराइव करते हो आप, तो सोलेनोइड का जो डेरिवेशन है, सेम डेरिवेशन लगा हुआ है। तो 3 नंबर का सीधा क्वेश्चन। जिसने और का पार्ट किया होगा उसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और क्या होते हैं वही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिज्म के 2 डायग्राम बना देते हैं, एक में अलाइनमेंट सही नहीं थी, दूसरे में अलाइनमेंट सही कर देते, तो वो मैग्नेटिक डोमेन की टर्म्स में डिफाइन हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 आपका सीधा न्यूमेरिकल लगा हुआ है। क्या कह रहा है, टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स A and B of radii R and 2R are kept far apart and charged to the same charge density sigma. They are connected by a wire. Obtain the expression for the final potential of cell A. देखो, सबसे पहले क्या करना है, R और 2R की टर्म्स में आप चार्ज निकालो। सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q/A। Q1 निकल गया, Q2 निकल गया, इनिशियल चार्ज हो गया। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज निकालना, तो Q1 इक्वल Q2/4 आ जाएगा, क्योंकि 2R का होल स्क्वायर बनेगा। अब Q1 प्लस इक्वल में Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों साइड के पोटेंशियल इक्वल कर, सीधा आंसर आपको मिल गया। इजी न्यूमेरिकल है, टफ नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कह रहा ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ scattered particles detected n with the scattering angle theta, Giger margin experiment. Write two conclusions provided the obtain the correct distance of closest approach। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। ग्राफ कौन सा ड्रॉ करना था, इस पे कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर अगर मैं क्वेश्चन ड्रॉ करता हूँ, तो 24 नंबर का ग्राफ ये बनता था। ये आपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को किया है, लेबलिंग करेंगे तो लेबलिंग के साथ, नहीं तो ये आता है इस तरीके से, लेबलिंग थीटा और एन हम दिखाते रहते हैं, है ना। तो ये वाला ग्राफ, दो कंक्लूजन कि ऑब्जर्वेशंस पहले थे कि इलेक्ट्रॉन जाते हैं, खूब सारे निकलते हैं, एम्प्टी स्पेस, सेंटर पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी, वो दो कंक्लूजन, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 का डेरिवेशन। सीधा क्वेश्चन है 3 नंबर में, थोड़ा तेजी से सॉल्व कर रहा हूँ कि कम टाइम की वीडियो बने जिससे तुम पूरा देख। अब 2.5-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी तो यार तुम ही नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा तेज निकाल रहा हूँ, और आपको हिंट दे रहा हूँ कि वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उसमें से आप समझ सकते। क्वेश्चन नंबर 25, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड M। देखो यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, आपको A से B की तरफ चलना है, B से C की तरफ चलना है। तो AB और BC सीरीज में हो गए 10 और 10 20, वो 20 इसके साथ पैरेलल हो गया, आ गया 10।
अब ये 10 और ये फिर 10 सीरीज हो गए, आगे 20, ये 20 और ये 20 पैरेलल हो गए, आगे 10, अब ये 10 और ये 10 फिर सीरीज हो गया 20, अब ये 20 और ये 30 पैरेलल हो गए। तो ए और एम के बीच का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 20 और 30 का पैरेलल। कितना बनेगा, 20 और 30 का पैरेलल 12। तो 12 ओम आपका आर ए एम आ गया। अब ये 12 ओम, ठीक है, एक पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 प्लस 10 प्लस 8 30। वोल्टेज कितना दे रखा है, 6। पी इक्वल क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, सीधा आंसर 1.2, 36/30 के आसपास, है ना। तो सीधा आंसर आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं है और बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसे बच्चे किरचॉफ लॉ लगा रहे होंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज लगा रहे होंगे, सब गलत। लगना ही नहीं है, सीधा लग जाएगा क्वेश्चन, दिमाग खराब क्यों करना। 10th का क्वेश्चन है अगर ये देखा जाए तो, सीधा सीधा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का क्वेश्चन। 26 पे आते हैं। An infinite state conductor is kept along x axis and carries a current I. A charge q at point 0, r starts moving with velocity v equal v naught j cap, as shown in figure. Find the direction and magnitude of force initially experienced by the charge. पहले आप लोग डायग्राम देख लें ठीक से, क्योंकि मुझे दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, एक्टिव पर इसमें काम नहीं कर रहा मेरा। v इक्वल v नॉट j कैप, मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये बताओ, वायर का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्या है यार, ये रबर कहाँ होती है, यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं। तो हम्म 26 है ना। सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है फॉर्मूले में, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देखो कितना आसान क्वेश्चन। एफ इक्वल क्यू वी भी पुट करो, क्यू वी अपनी जगह, बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आंसर तो हो गया, एक देसी आंसर तो आ गया। वेक्टर फॉर्म में लाओ तो क्यू वी क्रॉस बी होता है, एफ वी दे रखा है वी नॉट जे कैप, तो यहाँ वी नॉट आएगा ना। अच्छा, क्रॉस बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब अगर मैं डायग्राम देखूं क्वेश्चन का, तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि बी जेड कैप में जाएगा, के कैप की तरफ, है ना। तो ये के कैप आ जाएगा। जे क्रॉस के क्या होता है, आई, मीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन दे देंगे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सीधा आंसर। इतना सा क्वेश्चन था, यह दिखने में बड़ा भारी लग रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, ये थोड़ा सा बस वही एक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना हम लोग, कि आजकल यहीं से आ जाता है। इस सेट में ये लगा था, किसी किसी में डिस्प्लेसमेंट करंट लगी है, किसी में कुछ पूछा है। तो इसकी बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफर कंसिडरेबली इन देयर मोड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ विद मैटर। बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वेवलेंथ, पूरा पूरा लिख दो। तो फर्स्ट पार्ट का सीधा आंसर दे दोगे आप, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वेवलेंथ। सेकंड पार्ट कह रहा है फूड आइटम्स टू बी हीटेड इन माइक्रोवेव ओवन मस्ट कंटेन वाटर। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के आंसर में भयानक मिलने वाले हैं। जिन बच्चों को थोड़ी भी नॉलेज कम होगी ना, वो इसके जो आंसर लिखेंगे, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा जो कॉपी चेक करेगा। फूड आइटम टू बी हीटेड इन माइक्रोवेव ओवन मस्ट कंटेन वाटर, बच्चा क्या लिख सकता है तुम समझ रहे हो। क्या हो सकता है जो वीडियो देख रहा हूँ उसमें भी किसी ने एक आगे ने उल्टा सीधा लिखा हो कि पानी भरेंगे नहीं तो सब्जी जल जाएगी, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वाटर फ्रीक्वेंसी के बराबर मैच करेगी, रेजोनेंस की कंडीशन होगी, जिससे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इतना लिख के आना है, ये रेजोनेंस का केस बनाना है बस। थर्ड पार्ट, वेल्डर्स वियर फेस मास्क विद सन ग्लासेस ड्यूरिंग वेल्डिंग, ये तो बिल्कुल सत्य है।
यूवी रेस से प्रोटेक्शन के लिए इतना ले लिया, आंसर आ जाएगा। यूवी रेस से प्रोटेक्शन ये है, तो ये 3 नंबर भी सीधे सीधे थे। 28, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन। फिजन में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस कईयों में टूटता है, फ्यूजन में छोटे छोटे मिलके बड़े में बन जाते हैं। इतनी बात लिखनी है, रिएक्शन लिखिए और डिफरेंशियल लिखिए और नंबर दे देगा। बी पार्ट क्या कह रहा है इसका, न्यूमेरिकल द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ Pu-239-94 are very similar to those of 92-235 uranium. How much energy is mega electron would release if all atoms in 1 gram of pure this undergo fission? Average energy released per fission is this. कुछ नहीं है, सबसे पहले आप मास निकाल लो, अवोगैड्रो नंबर अपॉन 239, m हो जाएगा इंटू 180। वेरी नाइस, अवोगैड्रो नंबर अपॉन 239 इंटू 180 मल्टीप्लाई कर देना, आंसर दिख जाए। 28 हो गया, 29 भी केस स्टडी है, इसको अभी सॉल्व नहीं करूंगा, सीधा इसके ऑप्शन डिस्कस करते हैं, क्योंकि हो सकता है तुम बोर हो गए हो देखते देखते, कईयों को तो डर लगने लगा होगा अभी से, है ना, ऐसा मत करना भाई। 29 के फर्स्ट पार्ट का आंसर बनेगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी पार्ट पहले ही बताया, जो ना समझ में आए डाल देना कमेंट सेक्शन में, मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। सेकेंड पार्ट का मेरे सॉल्व करने पे आ रहा था डी। थर्ड का मेरे सॉल्व करने पे आ रहा था सी, फर्स्ट वाले का, डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, यही है, ये सी आ रहा था। और इसके और का आ रहा था ए, डिफ्यूजन करंट लार्जर देन द ड्रिफ्ट करंट, बिल्कुल सही है ए। और इसके फोर्थ का मिल रहा था मेरे से, जब मैं सॉल्व कर रहा था इसको बैठ के, तो फोर्थ का तो सीधा वैसे है भी, फ्रीक्वेंसी आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस देम रिस्पेक्टिवली 50 और 100 बनना चाहिए, तो ये डी बनना चाहिए, 50 हर्ट्ज एंड 100 हर्ट्ज। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 30 नंबर तो ऑप्टिक्स से और इसके न्यूमेरिकल ठीक थे। 30 नंबर में फर्स्ट का आप बनेगा, कॉन्टेक्ट की बात कर रहा है, -5/3 बी। सेकेंड का बनेगा सी, 3/2। थर्ड का कह रहा था फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस, जब वाटर में डुबोते हो तो हम पढ़ते हैं इंक्रीज करती है, ए बनना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, ये जो हम मेरे सामने अभी खुला हुआ है, इसका बी आएगा, 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस। और वाले का ए आएगा, रियल 24 सेंटीमीटर। ये सीधी बात कर रहा है। लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं। लॉन्ग में 31 का फर्स्ट देखो, इसके लॉन्ग अच्छे आए थे, 5 मार्कर सारे इजी थे। अगर तुमने थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो 5 मार्कर कर जाओगे। 5 मार्कर में मार्कर नहीं चलाऊंगा, सीधी बात करूँ। फर्स्ट में तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला डेरिवेशन, एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई। सेकेंड में पहले सीरीज में लगाया, फिर पैरेलल लगाया, तो दो कैपेसिटर मान लो C1 C2, उनका सीरीज का इक्विवेलेंट निकाल के हाफ CV स्क्वायर इक्वल 100 वोल्ट, और फिर पैरेलल में नहीं, 100 वोल्ट तो है, V 100 हो जाएगा, सीरीज में लगाओगे 40 मिली जूल, पैरेलल में लगाओगे 250 मिली जूल। सॉल्व करना है C1 C2 अलग अलग फाइंड आउट कर, हो गया। और मैं इसका बी पार्ट देखो, सबसे पहले तो शीट का डेरिवेशन आ गया, जो आप करते हो, करा हुआ कई बार किया हुआ। और सेकेंड पार्ट भी सही था, लेफ्ट साइड का फ्लक्स निकालो, राइट साइड निकालो, दोनों ऐड, वो फ्लक्स हो जाएगा। और चार्ज निकालने के लिए फाई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज निकल जाएगा। अब लेफ्ट साइड में पहले वाली कंडीशन में x 0 होगा, थीटा 180, दूसरे वाले में x की वैल्यू दे रखी है 10 और थीटा 0, तो नेट फ्लक्स के बाद नेट चार्ज निकल जाएगा। कई बार किया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, कई बार एनसीईआरटी में भी लगा हुआ है, एक एग्जांपल में इसी तरीके का एक्सरसाइज में भी है, और हम लोग कई कराते भी इस क्वेश्चन को। 32, draw the ray diagram of formation of image by convex mirror, hence obtain the mirror equation। देखो ये इसने ट्विस्ट किया है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर के साथ, कई बार बच्चे प्रैक्टिस भी कॉन्केव मिरर के साथ, लेकिन इस बार कॉन्वेक्स मिरर से आए, तो आपको कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बना के कॉन्वेक्स मिरर से मिरर इक्वेशन प्रूव करनी। मल्टी कंपोनेंट लेंसेज यूज्ड टू बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इन ऑप्टिकल, हाँ बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट टाइप ऑफ एबरेशंस हटाने के लिए, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए
मल्टी कंपोनेंट लेंसेज का यूज किया जाता है। द मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप 200, द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 2 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज फॉर्म्ड इनफिनिटी, मैग्निफाइड प्रोड्यूस आईपीस, सीधा m इक्वल mo into me, सॉल्व कर दोगे आंसर। और पार्ट देखते हैं, रे और वेव लेंथ, वेव फ्रंट और रे में डिफरेंस लिखना है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। हाइगन्स प्रिंसिपल लिखना है, वेरीफाई करना है आई इक्वल आर। थर्ड पार्ट करें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट S1 S2 R 3 mm, स्मॉल डी दे दिया, कैपिटल डी 1 मीटर दे दिया, इट इज ऑफ द फोर्थ ब्राइट एन डी लेमडा बाई डी एट इज 5 mm फ्रॉम द सेकंड डार्क 2n-1 डी लेमडा बाई 2d, जो करते हो आप डी लेमडा बाई डी, वैल्यू पुट करोगे, डिफरेंस रखोगे, लेमडा देख, ठीक। 33 पे आओ। मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट डिपेंड। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/2 पाई अंडर रूट LC। किसके बात पे डिपेंड करती है? कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। प्लॉट द ग्राफ शोइंग, ऐसे वाला शोइंग ग्राफ, ये इस तरीके से, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। एनर्जी लॉस, 5-6 लॉस पढ़े हमने, कोई से 2 लिख के आ जाओ। हमिंग लॉस, फ्लक्स लीकेज, हिस्टैरिसीस लॉस, कॉपर लॉस, कुछ भी लिख आओ। और कभी पार्ट क्या कह रहा है? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, जनरेटर को सब कुछ करना है। और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with the speed v, obtain this one magnetic moment, EVR/2 का डेरिवेशन है, EVR/2 का डेरिवेशन। तो लॉन्ग क्वेश्चन ठीक थे, ये आपका पूरे पेपर का डिस्कशन रहा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन मैंने जल्दीबाजी की हो, तो जो भी चीज ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में डाल दें और पूछ जरूर लें। ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर बढ़िया हुआ होगा और सब अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके बेटा, पूरा पेपर एक बार सॉल्व कर लेना कि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।